एसएससी, सीएचएसएल, जीके, जीएस प्रिपरेशन में आज हम लोग बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पीवाईक्यू के बारे में, जो आपकी प्राचीन भारत की इतिहास है वहां से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पिछले साल एसएससी की जो एग्जाम हुई है, एसएससी सीएचएसएल 2021 एंड 22 वाला जो एग्जाम हुआ है, उसमें जो भी एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। इन इंडियन हिस्ट्री हु वेर रेफर्ड टू एज अटाविका राज्य। तो अटाविका राज्य जो है इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में किनसे कहा जाता है? तो फॉरेस्ट किंगडम। अब ये हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा। देखो, आप लोगों ने एक किंग का नाम जरूर सुना होगा, समुद्रगुप्त, है ना? जरूर सुना होगा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो समुद्रगुप्त के रूल के टाइम में इन्होंने क्या किया, हमारे कंट्री इंडिया में जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है प्लस जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है, वहां पे बहुत सारे फॉरेस्ट किंगडम्स जो रहते थे, छोटे छोटे राज्य थे जिनको अटाविका राज्य बोल रहे हैं, फॉरेस्ट किंगडम बोल रहे हैं। तो उनको जो है हरा करके बेसिकली समुद्रगुप्त ने उनके ऊपर में अपना जो है कंट्रोल हासिल किया, अपना आप बोल सकते हो आधिपत्य जो है वो हासिल किया। तो वो किंगडम्स को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट किंगडम। समुद्रगुप्त कौन थे? तो समुद्रगुप्त बिलोंग करते थे आपके कौन से डायनेस्टी से? तो आपको पता होगा कि जो गुप्ता डायनेस्टी है ना, जो गुप्ता डायनेस्टी है, कब स्टार्ट हुई गुप्ता डायनेस्टी? तो याद रखना है आपको 319 एडी, है ना, 319 एडी में गुप्ता डायनेस्टी जो है स्टार्ट हुई। किन्होंने स्टार्ट किया था? तो देखो, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में कहा जाता है कि अगर मैं थोड़ा सा इरेज करके मैं बताऊं, जस्ट अ मिनट। तो गुप्ता डायनेस्टी का स्टैब्लिश करने का काम किया था श्री गुप्त ने। किन्होंने? श्री गुप्त ने। और ये लगभग 240 एडी के आसपास हुआ था। लेकिन जो रियल फाउंडर बोलते हैं गुप्ता डायनेस्टी का, जो रियल फाउंडर मानते हैं वो किसके मानते हैं? चंद्रगुप्ता वन। चंद्रगुप्ता वन, जिन्होंने 319 एडी में जो है गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो श्रीगुप्त। लेकिन जो रियल फाउंडर आप बोलेंगे, जहां से प्रॉपर पावर आई, वो है चंद्रगुप्ता वन। तो चंद्रगुप्ता वन के बाद में जो नेक्स्ट किंग जो हुए वो कौन हुए? वो हुए समुद्रगुप्त। ठीक है, आप समुद्रगुप्त के बाद में फिर कौन होंगे? तो उसके बाद में होंगे चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू का ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको? बेसिकली इनका एक और उपाधि इन्होंने हासिल लिया था, दैट इज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त को याद रखना कि समुद्रगुप्त को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को बोला गया है नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त के बारे में काफी सारी जानकारी हमें मिलती है, क्या से? हमें मिलती है एक आपकी इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसको प्रयागराज प्रशस्ति बोलते हैं, तो वहां से। ठीक है, प्रशस्ति मतलब इंस्क्रिप्शन। सो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है, या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रयागराज प्रशस्ति। तो प्रयागराज प्रशस्ति, जिनको जहां से हमें समुद्रगुप्त के बारे में काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। और ये कंपोज करने का काम, ये जो प्रशस्ति जो है कंपोज करने का काम किया था हरिसेना ने। किसने? हरिसेना। हरिसेन कौन थे? तो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट, समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे। और उन्होंने जो है ये इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयागराज प्रशस्ति, या आप बोल सकते हो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में काफी कुछ लिखा। समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त को ना कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज। क्यों बोलते हैं कविराज? क्योंकि उन्होंने काफी सारे संस्कृत में पोएम लिखे हैं, कंपोज किए हैं। संस्कृत में काफी सारे पोएम जो है उन्होंने कंपोज किए हैं। उनकी कुछ इमेजेस जो है वो दिखाई देती है कि वो वीणा को पकड़ के भी थे। वीणा, वीणा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है, तो उनके साथ भी कुछ उनकी जो है उनका रेफरेंस मिलता है। दैट मींस वो म्यूजिक लवर थे, उनको म्यूजिक की जानकारी थी। ऑफ कोर्स वो पोएम वगैरह तो वो लिखते ही थे। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में आपको ये सब फैक्ट्स याद रखने हैं, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के पहले के एग्जाम्स में ये सभी जो फैक्ट मैं बता रहा हूं ये सब पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, अगला देख लो। हु अमंग द फॉलोइंग बिगेन हिज एक्सकेवेशन एट धोलावीरा इन 1990। तो धोलावीरा, धोलावीरा का एक्सकेवेशन, जो खुदाई जो है वो स्टार्ट करने का काम किया था आरएस बिष्ट ने। आरएस बिष्ट ने। ठीक है, लेकिन याद रखना खोजने का काम, डिस्कवर करने का काम जगत पाटिल जोशी, जगत पाटिल जोशी ने किया था। ठीक है, तो जगत जोशी पाटिल या जगत पाटिल जोशी जो है, तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ढूंढा था। और एक्सकेवेशन का काम आरएस बिष्ट ने किया था। धोलावीरा कहां पे मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको गुजरात में। तो गुजरात में आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले बोलते थे, अभी तो क्या बोलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई एक जगह है। ठीक है, अब धोलावीरा के अलावा गुजरात में एक और इंपॉर्टेंट प्लेस है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लोथल। जरूर सुना होगा, लोथल। धोलावीरा के बारे में आप कुछ फैक्ट याद रखो कि धोलावीरा में जो वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन को लेकर के कुछ स्ट्रक्चर्स मिले हैं, मतलब पानी को बचाने में। ठीक है, पानी को बचाने में उससे रिलेटेड जैसे बांध होते हैं, डैम होते हैं, वैसे कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है वो मिले हैं।
धोलावीरा की खास बात यह है कि जनरली हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता में क्या पढ़ते हैं कि जो भी सिटी जो होती थी वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता था। जो वेस्ट पार्ट को बोलते थे सिटाडेल और ईस्ट पार्ट को क्या, लोअर टाउन। लेकिन धोलावीरा पार्ट में ना एक और दूसरा पार्ट भी था। जनरली दो पार्ट में डिवाइडेड होती थी, लेकिन धोलावीरा तीन पार्ट में डिवाइडेड था, सिटाडेल, लोअर टाउन और मिडिल टाउन। तो याद रखना है यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइडेड था। और यहाँ के जो घर वगैरह है, ठीक है, घर वगैरह जो है वहां पे हमें देखने को मिलता है कि स्टोन का काफी यूज होने को मिलता है हमने। तो स्टोन का काफी यूज देखने को मिलता है कहाँ, धोलावीरा में। ठीक है, तो ये सब फैक्ट आपको धोलावीरा से रिलेटेड जो है वो याद रखने हैं आपके एसएससी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रभावती गुप्ता, द क्वीन रेजेंट ऑफ वाकाटका एम्पायर, वाज द डॉटर ऑफ कुबेरनागा एंड। तो ये प्रभावती गुप्ता जो है ये डॉटर थी, ये डॉटर थी किसकी, तो ये कुबेरनागा एंड चंद्रगुप्ता सेकंड इसकी डॉटर थी। और ये बाद में आगे जाकर के क्या बनेगी, तो वाकाटका एम्पायर में की क्वीन बनेगी। वाकाटका जो एम्पायर जो है ये कहां था, वाकाटका एम्पायर, तो आज का प्रेजेंट जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, कर्नाटक का नॉर्दर्न वाला कर्नाटक का एरिया है, विंध्या पर्वत के आसपास का जो एरिया जो है ना, तो वहां पे ये एम्पायर था, कौन सा, वाकाटका। अब इनका रिलेशन था गुप्ता एम्पायर वालों से। ठीक है, तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस था, मैट्रिमोनियल रिलेशन था। ठीक है, क्योंकि प्रभावती गुप्ता गुप्ता एम्पायर से बिलोंग करती थी और इसका शादी हुआ था वाकाटका एम्पायर में। तो प्रभावती गुप्ता जो है वो यहां से फिर यहां जाएगी और यहां पे वो वाकाटका एम्पायर की क्वीन बनेगी। चंद्रगुप्ता टू के बारे में आपको पता होगा कि चंद्रगुप्ता टू जो है ये कब आया था, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया चंद्रगुप्ता वन आया। ठीक है, कब, 319 एडी। उसके बाद में कौन, समुद्रगुप्त आया, फिर जाके चंद्रगुप्त टू आया। तो चंद्रगुप्त टू जो है वो समुद्रगुप्त का बेटा था, सन था। और चंद्रगुप्त टू के टाइम में ही आप जो है वो 9 जेम्स के बारे में पढ़ते हो ना, 9 जेम्स है, नवरत्न के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, कालिदास के बारे में आप पढ़ते हो, आप पढ़ते हो हरिसेन के बारे में पढ़ते हो। तो ये जो लोग हैं ना, ये चंद्रगुप्ता टू से ही बिलोंग करते हैं। चंद्रगुप्ता टू का एक उपाधि इसने लिया था जिसको क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य। क्या बोलते हैं, विक्रमा दित्य। ठीक है, अच्छा, चंद्रगुप्त से पहले समुद्रगुप्त जो था उसके बारे में मैंने एक फैक्ट और आप याद रख लो कि समुद्रगुप्त ने ना अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, अश्वमेघ यज्ञ। आपको अगर पता है अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ तो जरा कि अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है। समुद्रगुप्त ने करवाया था। और ये जो यज्ञ है अश्वमेघ यज्ञ, ये नॉर्मली सभी किंग नहीं करते थे, ये वही किंग कर पाता था जो बहुत ही पावरफुल किंग हो। ठीक है, तो अश्वमेघ यज्ञ समुद्रगुप्त ने करवाया था। बाकी जो किंग के नाम यहाँ पे देख रहे हो, थोड़ा सा इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। आप देखो चंद्रगुप्ता वन के बारे में तो बता दिया, इन्होंने फाउंड किया, रियल फाउंडर आप बोल सकते हो गुप्ता डायनेस्टी का। कुमार गुप्त वो है जिन्होंने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने जरूर सुना होगा नालंदा यूनिवर्सिटी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने बनवाया, किन्होंने, कुमार गुप्ता ने। और स्कंद गुप्त के बारे में आपको याद रखना है कि स्कंद गुप्त जो है इन्होंने इंडिया, इनका जो है, जब इंडिया पे जब हून जो अटैक कर रहे थे, हून्स जो हून जब अटैक कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, तो हूनों के साथ जो है हूनों के आक्रमण को स्कंदगुप्त ने रोका था। तो बहुत बार एसएससी में पहले भी ये सवाल पूछा जा चुका है कि बताओ हून जो पीपल जो थे उनके अटैक को, उनके आक्रमण को कौन से किंग ने रोका था, तो स्कंदगुप्त ने। आपको ये याद रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। Who among the following is not the ruler of the कुषाण डायनेस्टी। तो इनमें से कौन जो है वो कुषाण डायनेस्टी का किंग नहीं है। आंसर हो जाएगा नाहपना। ठीक है, नाहपना जो है ये कुषाण डायनेस्टी का नहीं है, ये किसका है, ये है वेस्टर्न सत्रप। वेस्टर्न सत्रप जो है, जो सका वाले जो रूलर थे, वेस्टर्न सत्रप जो है उनका ये किंग है। बाकी जो यहाँ पे देख रहे हो ये कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, इसमें से जैसे वासुदेव की मैं अगर बात करूं तो वासुदेव जो है वो कुषाण डायनेस्टी का लास्ट किंग, ये क्या है, कुषाण डायनेस्टी का लास्ट किंग। कुषाण डायनेस्टी से एक फेमस किंग जिसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, कौन है, कनिष्क। कनिष्क है ना, कनिष्क का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। आपको पता होगा कि कनिष्क के टाइम में ही जो है वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के टाइम में हुआ था। नाउ कनिष्क, अच्छा, ये कुषाण डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखो ये जो कुषाण डायनेस्टी जो थे ना, ये एक्चुअली में थे, ये एक ट्राइब थे, है ना, घुमक्कर, नोमाडिक पीपल। नोमाडिक पीपल मतलब घुमक्कर ट्राइब। ठीक है, तो ये जनरली ये ट्राइब थे, यूची बोलते हैं, यूची, यूची। तो यूची ट्राइब के ये लोग थे, कुषाण डायनेस्टी। ये यूची वाले जो है ना, ये आ जाएंगे कहां पे, ये आ जाएंगे अफगानिस्तान के आसपास के एरिया में आ जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे ये आएंगे यूची ट्राइब। और फिर यूची ट्राइब आगे जाकर के 5 पार्ट में बट जाएगा। यूची ट्राइब जो है, यूची जो ट्राइब जो है ये 5 पार्ट में बट जाएगा। उसी में से एक ट्राइब है कुषाण।
ठीक है। उसी में से एक ट्राइब, उसी में से एक पार्ट था कुषाण, ठीक है। तो यूची ट्राइब जो है वो 5 पार्ट में। देखो ये यूची, शक, वेस्टर्न सत्रप एंड इंडो ग्रीक, इनका मूवमेंट किस तरीके से हुआ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मैं अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरीके से ये इंडिया में आए, ठीक है। तो अच्छा, और ये कुषाण डायनेस्टी के बारे में आपको याद रखना है कि काजुले काटपिस, ठीक है, कजुले जो काटफिसेस जो है, कजुले काटफिसेस जो है ये फाउंडर थे। तो कौन थे? कजुले काटफिसेस जो है ये कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे। और कुषाण डायनेस्टी का हम लोगों ने अच्छा ये देख लिया। नेक्स्ट, डैश डैश फॉस्टर्स मदर महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डिनेट एज द भिखुनी। तो देखो जो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध। अब ये है क्या, समझाता हूं कि आपको पता है कि गौतम बुद्ध जो है वो 29 ईयर के एज में, 29 ईयर के एज में ये क्या करेंगे, अपना घर छोड़ देंगे और ये जगह जगह ये भटकेंगे, बेसिकली क्या, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, है ना, इन सर्च ऑफ ट्रू नॉलेज। फाइनली इनको बिहार के गया में, है ना, बिहार के गया में पीपल ट्री के अंदर, बोधि ट्री बोलते हैं उसे, तो उसके अंदर इनको जो है ज्ञान मिलेगा, ठीक है। मेडिटेशन वगैरह जो है ये करेंगे तो ज्ञान इनको मिलेगा। और फिर वहां से ये क्या करेंगे, ये अपना उपदेश देना स्टार्ट करेंगे। पहला उपदेश कहां पे देंगे, तो सारनाथ, ठीक है। पहला उपदेश कहां पे देंगे, सारनाथ में एक डियर पार्क है, तो वहां पे अपना ये पहला उपदेश देंगे। उसके बाद बहुत सारे जो लोग जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। अब उसी में से बहुत सारे जो मेल पर्सन जो है, वो क्या करेंगे, वो अपना घर वगैरह छोड़ करके वो भी निकल जाएंगे, ठीक है। घर छोड़ करके वो भी निकल जाएंगे। अब वो कहाँ रहेंगे, मोनेस्ट्री वगैरह में रहेंगे, वहां पे बुद्धिज्म के बारे में सीखेंगे। तो उनको कहा जाता है भिखु, उनको कहा जाता है भिखु। अब वैसे ही जब फीमेल अपना घर वगैरह छोड़ करके, अपना पूरा घर परिवार पीछे छोड़ करके वो भी बुद्धिज्म को जानने के लिए, समझने के लिए वो भी चली जाएगी, मोनेस्ट्री में रहेगी, वहां सीखेगी, तो उनको कहा जाता है भिखुनी। तो उनको कहा जाता है भिखुनी। तो आपको याद रखना है कि बुद्ध की जो फॉस्टर मदर जो थी, महाप्रजापति गौतमी जो है, ये पहली वुमेन थी, ये फर्स्ट वुमेन थी जिसको एज अ भिखुनी एक्सेप्ट किया गया था। तो अब भिखुनी क्या है आपको समझ में आ गया है ना। गौतम बुद्ध का आपके बारे में और फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी जो विलेज जो है, ठीक है, ये शक्या क्लैन से बिलोंग करते थे। गौतम बुद्ध जो है ये कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, शक्या शक्या क्लैन से बिलोंग करते थे। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और 80 के एज में जो है, 80 के एज में जो है इनका निधन हो गया था, इनकी डेथ हो गई थी, ये दुनिया से चले गए थे, ठीक है। और इसको बोलते हैं कहाँ, कुशीनाड़ा में, है ना, कुशीनगर में या कुशीनगर या कुशीनाड़ा में। और इसको बोलते हैं क्या, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये जो उनका जो 80 के एज में ये चले गए थे, तो इसको बोलते हैं क्या, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो बुद्ध के बारे में ये सब फैक्ट जो है आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, विच वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया टू यूज एलिफेंट इन इट्स वॉर ऑन लार्ज स्केल। तो हमारे कंट्री में आप देखोगे एंशिएंट इंडिया में कौन सी वो एम्पायर थी जिन्होंने एलिफेंट को बहुत ज्यादा, हाथियों को बहुत ज्यादा यूज किया, कहां, वॉर में, है ना। तो वॉर में, तो आंसर हो जाएगा कि मगध डायनेस्टी। देखो आप लोगों ने जो है 17 महाजनपद के बारे में पढ़ा होगा, महाजनपद के बारे में, है ना। तो 17 महाजनपद के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसमें से एक मगध था। मगध था कहां पे, तो आज का जो बिहार वाला एरिया देखते हो ना, आसपास का एरिया जो बिहार का जो देख रहे हो, तो बेसिकली वहां पे था ये, ठीक है, मगध। तो जितने भी महाजनपद थे उसमें से सबसे पावरफुल बाद में जाकर के ये मगध ही बनेगा, ठीक है। इसका पावरफुल बनने के पीछे एक रीजन है। पहला तो ये मगध वालों ने बहुत सारा एलिफेंट यूज किया, तो इनके जो भी कंपिटिटर्स थे, इनके साथ जिनकी भी वॉर हो रही थी, इनको हरा पा रहे थे ये बहुत आसानी से, क्योंकि ये जो बिहार का आसपास का एरिया है, फॉरेस्ट है, तो हाथी मिल जाते थे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये मगध डायनेस्टी वालों ने आयरन का यूज बहुत ज्यादा किया, क्योंकि ये बिहार वाला जो आसपास का एरिया है, झारखंड वाला जो ये सब एरिया है ना, वहां पे आयरन बहुत मिल जाती है। तो आयरन को यूज किया, और आयरन को यूज करके अच्छे अच्छे वेपन्स बनाए, अच्छे अच्छे हथियार बनाए। और उन्हीं हथियारों के दम पे इन लोगों ने बाकी जो दूसरे भी महाजनपद वगैरह जो भी थे, किंगडम जो भी थे, उनको हरा करके इन्होंने अपना जो है पावर को स्टैब्लिश किया। मगध डायनेस्टी में सबसे पहले आप देखोगे कि हर्यका डायनेस्टी आएगी, है ना। तो हर्यका डायनेस्टी जो है वो मगध में रूल करेगी। आप लोगों ने जरूर बिंबिसार का नाम सुना होगा, अजात शत्रु का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये सब जो है मगध डायनेस्टी के, हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। उसके बाद में फिर बहुत सारी दूसरी दूसरी डायनेस्टी आएगी, फिर जाके नंद डायनेस्टी आएगी। और नंद डायनेस्टी के ही किंग को हटा करके कौन सा आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य डायनेस्टी लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
पुरुष सुक्ता इज हाइम फ्रॉम विच वेदा। तो पुरुष सुक्ता जो है ये एक हाइम है, तो कौन से वेद से ये हाइम बिलोंग करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग वेद। ऋग वेद से बिलोंग करता है ये पुरुष सुक्ता। तो थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। ऋग वेद सबसे पुराना वेद है, आप लोगों को जरूर पता होगा कि ओल्ड वेद है। तो ऋग वेद के अंदर टोटल आपको 10 बुक मिलेंगे, 10 पार्ट मिलेंगे। तो टोटल 10 बुक्स मिलेंगी। कितना? ऋग वेद के अंदर टोटल 10 बुक्स। तो 1 2 3 4 ऐसे करके, तो 1 2 3 4 ऐसे करके 9 फिर 10। याद रखना है इसमें से 2 से लेकर के 9 तक इसको पहले लिखा गया है, और 1 और 10 जो है इसको बाद में लाया गया है। तो 1 और 10 जो है वो बाद में आया। ऋग्वेद एक सिंगल बुक नहीं है। तो ऋग्वेद के अंदर में जो 1 से लेकर के 10 तक में जो है, तो 1 और 10 बाद में आया और 2 से 9 पहले आया। ठीक है। और 1 और 10 किन चीजों को रिलेट करता है? तो 1 और 10 जो है वो फिलोसफिकल चीजों को, ठीक है, फिलोसफी से रिलेट करते हैं 1 और 10 जो है। ऋग्वेद में आपको काफी सारे हाइम्स मिलेंगे, 1028 हाइम्स मिलेंगे। आप लोगों ने जरूर गायत्री मंत्र सुना होगा या पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये भी आपको ऋग्वेद में जो है वो मिलेगा। ठीक है। तो ऋग्वेद में काफी सारे हाइम्स है, 1028 हाइम्स जैसे हमने देखे आपको ये मिलेंगे। सबसे पुराना जो है ये वेद है। बाकी दूसरा देख लो सामवेद। सामवेद में क्या है ना कि सामवेद में बहुत सारे आपको हाइम्स मिलेंगे, मेलोडीज मिलेंगे, बेटर टू से मेलोडीज। अब मेलोडीज क्या होता है समझाता हूं। ऋग्वेद में जो हाइम्स लिखे गए हैं ना, उनको ही सामवेद में लिखा गया है, लेकिन एक तरीके से गाने की तरीके से, ताकि उसको गाया जाए। ठीक है। तो सामवेद में आपको काफी सारे मेलोडीज मिलेंगे, मतलब उसको गाया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अथर्ववेद में आपको काफी सारा मैजिक से रिलेटेड चीज मिलेगी। ठीक है। जो भी मैजिक वगैरह जो है उन सब चीजों से रिलेटेड जो है चीजें मिलेगी अथर्ववेद में। और यजुर्वेद में आपको मिलेगा कि जो भी आप पूजा पाठ या जो भी कुछ करते हो उसमें कैसे रिचुअल्स फॉलो करने हैं, क्या रूल्स है, रेगुलेशंस क्या है, ठीक है, प्रैक्टिसेस कैसे होंगी नहीं होंगी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यजुर्वेद में मिलेगी। ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। Next, which of the following name was the used for the Indian subcontinent by ancient travel like Megasthenes, Fahian, Hensang, Alberuni, Ibn Battuta for active contribution of Indian traders? देखो पास्ट में, प्राचीन टाइम में ना, जो भारतीय व्यापारी थे, जो इंडियन ट्रेडर्स थे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आज के समय में जैसे अमेरिका है ना, बहुत ज्यादा आप देखोगे कि बिजनेस वाले चीजों में, इकोनॉमी में इन्वॉल्व है, वैसे एक टाइम में भारत था, इंडिया था। ठीक है। तो इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा था कि जो भी ट्रेवलर्स वगैरह जो भी आते थे, मेगस्थनीज, फाहियान, हेंसांग, अलबुरुनी, इब्न बतूता, तो ये जो है वो इंडिया को स्वर्ण भूमि कहते थे, है ना। तो इंडिया को क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इंडिया के जो व्यापारियों का जो है कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। अब ये जो ट्रेवलर्स जो आए हैं, मेगास्थनीज आपको पता होगा ये कहां से आया था? तो ग्रीक से आया था, ग्रीक या ग्रीस से आया था। ठीक है। हेंसांग आपको पता है, या फाहियान जो है आपको पता है, ये चाइना से आया था। ठीक है। चाइना से आया था ना। उसके बाद में हम लोग देखेंगे अल बरूनी और इबन बतूता। तो अल बरूनी जो है ये था तो ऐसे उज्बेकिस्तान का, लेकिन इसको पकड़ के लाया गया था अफगानिस्तान, और फिर फाइनली वहां से जो है वो इंडिया आएगा। और इबन बतूता जो है ये मोरक्को से आया था। तो स्टेट या कंट्री याद रखना है आपको। ठीक है। पूछा गया है एग्जाम में। मेगास्थनीज ग्रीस से, फाहियान हेंसांग जो है वो चाइना से, अल बरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान का था, बाद में उसको पकड़ के जो है वहां के किंग जो है वो अफगानिस्तान के एरिया में लेके आएंगे, और फिर वहां से वो इंडिया में आएगा। और इबन बतूता जो है ये मोरक्को का। ना, ये कौन से रूलर के टाइम में आए थे? ठीक है। कौन से रूलर के टाइम में आए थे? तो ये भी पूछते हैं। ठीक है। ये भी पूछते हैं, जैसे मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त का टाइम में आया था। जैसे मान लो आपके पूछ लेंगे कि बताओ हेंसांग कब आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम में आया था। तो ये आप कौन से किंग के टाइम में आए थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, Who among the following rulers inscribed his message to his subject official on the stone surface? तो बताओ इनमें से कौन ऐसे रूलर जो है जिन्होंने अपने सब्जेक्ट के बारे में, कि उनके किंगडम में, उनके राज्य में जो लोग भी रहते जो थे, अपने प्रजा के लिए कुछ संदेश वगैरह जो है स्टोन सरफेस पे लिखाए थे, पत्थरों पे लिखवाए थे? तो अशोका। अशोका की पत्थरों पे लिखी गई, स्टोन पे लिखी गई जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको पढ़ के हमें अशोका के बारे में पता चलता है। अशोका कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो मौर्य डायनेस्टी से। कौन सा डायनेस्टी? तो मौर्य डायनेस्टी। अशोका के जो है फादर कौन थे? तो आपको याद रखना है कौन थे? तो बिंदुसार, है ना। तो बिंदुसार जो है ये इनके फादर थे। बिंदुसार चाहते थे कि बिंदुसार के बाद में इनका जो बेटा एल्डेस्ट ब्रदर सिमू का, क्या नाम है? सिमू का। बिंदुसार चाहते थे कि नेक्स्ट किंग, इनके बाद जो किंग बने वो सिमू का। लेकिन अशोका जो है इन्होंने अपना पावर जो है अपने हाथ में ले लिया। ठीक है। अपने हाथ में ले लिया। याद रखना है कि अशोका जब रूल कर रहे थे, तो अशोका के रूल करने के 9th ईयर में ये क्या करेंगे? कलिंग,
कलिंग वॉर करेंगे। कलिंग कहाँ, जो आज का प्रेजेंट डे उड़ीसा है। तो ये पूछा गया है आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, है ना। देखो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का, एसएससी सीएचएसएल 2023, एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पीआईक्यू देख के जाना ही है, क्योंकि ये सब रिपीट होता है। तो अशोका का 9th रूल, जब अशोका जब रूल कर, मान लो आज रूल कर रहा है अशोका, तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो जब 9वां जब रूल ईयर जब आया, 9th जब ईयर आया, तो उस समय जो है कलिंगा वॉर हुई 261, है ना, 261 बीसी। तो 261 बीसी के टाइम में जो है हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये पूरा ये स्टार्ट होगा। वैसे अगर इसकी बात मैं बताऊं, अच्छा बिंदुसार तो इसके पापा हो गए, फादर हो गए। चंद्रगुप्ता वन तो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इनका मौर्य, देखो चंद्रगुप्ता वन भी है, चंद्रगुप्ता मौर्य भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक है चंद्रगुप्ता वन और चंद्रगुप्ता टू, ये बिलोंग करते हैं गुप्ता डायनेस्टी से, गुप्ता वंश से, गुप्त वंश से। और एक है चंद्रगुप्ता मौर्य, ये बिलोंग करते हैं मौर्य डायनेस्टी से। कौन सी डायनेस्टी से? मौर्य डायनेस्टी से। तो मौर्य डायनेस्टी आप देखोगे 321 बीसी, 321 बीसी में मौर्य डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया गया था। किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी में मौर्य डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया था, और जिसके बाद बिंदुसार और फिर फाइनली अशोक जो है ये जो है ये आएंगे, ठीक है। तो अशोक के बारे में, अच्छा अशोक ने जो भी पिलर्स वगैरह बनवाए हैं, जो भी अशोका ने जो भी वो पिलर्स वगैरह, रॉक पिलर्स वगैरह बनवाए हैं, तो आप उसमें जो भी बातें लिखी गई है, इंस्क्रिप्शंस जो भी है ना, जो भी रॉक इंस्क्रिप्शंस जो है, तो वो सब आपको जो है कौन से लैंग्वेज में मिलेगा? तो जनरली आपको पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज में मिलेगा। तो कौन सा? पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज में मिलेगा। लेकिन आपको अगर पता हो तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, भारतीय उपमहाद्वीप का जो वेस्टर्न वाला एरिया है, जो थोड़ा सा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हमारा कंट्री का जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया जो है, पंजाब वगैरह एरिया जो है, वहां पे कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो वहां पे पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज में नहीं है वो। फिर वो कौन सा लैंग्वेज में है? तो वो आपको ग्रीक लैंग्वेज में मिलेंगे, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में मिलेंगे। या फिर आपको हो सकता है कि अरबिक एंड खरोस्थी स्क्रिप्ट वहां पे यूज किया जाएगा। कौन सा? अरबिक, अरामिक, अरबिक नहीं है, अरामिक। मैं लिख देता हूं, ARAMIC, अरामिक, ठीक है। तो अरामिक या खरोस्थी स्क्रिप्ट जो है वो यूज किया जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। कहां पे? जो हमारा इंडिया का सब कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वहां पे। तो मतलब ज्यादातर पार्ट में पाली प्राकृत मिलेगा, लेकिन बहुत सारे एरियाज में आपको ये वेस्टर्न साइड में आपको ये आपको खरोस्थी स्क्रिप्ट या अरामिक लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेज जो है आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? अशोका का। अशोका ने काफी सारे पिलर्स बनवाए हैं जिसकी नंबरिंग की गई है ना, 1 2 3 करके। तो जो कलिंगा वॉर है, जो कलिंग वाली जो वॉर हुई है, जो कि कलिंग कौन सा? उड़ीसा वाली जो वॉर हुई, जिसमें हजारों लोगों को मारा गया, ठीक है। तो उस वॉर के बारे में अशोका का जो 13th रॉक एडिक्ट जो है, 13th रॉक एडिक्ट, तो जो 13 नंबर वाला पत्थर वाला, तो 13th नंबर वाला जो पत्थर, जो चट्टान जो है जिसके ऊपर में इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, 13th रॉक एडिक्ट, तो उसमें आपको कलिंगा वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो याद रखना है आपको, 13th रॉक एडिक्ट पे कलिंगा वॉर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा अशोका से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, हु अमंग द फॉलोइंग किंग फाउंडेड द मौर्य एम्पायर इन द एंशिएंट इंडिया। अब ये जस्ट हमने अभी जस्ट देखा, तो मौर्य एम्पायर को फाउंड करने वाले कौन थे? तो चंद्रगुप्त थे, है ना, चंद्रगुप्ता थे। कौन से ईयर में फाउंड किया गया था मौर्य एम्पायर? तो 321 बीसी, 321 बीसी में ये फाउंड किया गया था। तो चंद्रगुप्ता, और चंद्रगुप्त को एम्पायर फाउंड करने में, चंद्रगुप्त को एम्पायर फाउंड करने में जिन्होंने हेल्प किया था, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग? चाणक्य बोलते हैं या फिर विष्णुगुप्त। तो आपको कहीं पे चाणक्य नाम मिल सकता है, कहीं पे आपको विष्णुगुप्त नाम मिल सकता है। ये वो थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किया था, हेल्प किया था एम्पायर को स्टैब्लिश करने में, ठीक है। तो याद रखना है। और इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किनको हटाया था? तो जो नंद डायनेस्टी के जो घनानंद जो थे उनको हरा करके, जो है इन्होंने एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। याद रखना है आपको। नाउ where the terracotta model of plug excavated in Harappan civilization। तो आपको टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग क्या होता है? आप लोग देखते हो ना कि खेतों में आप बैल वगैरह सामने रहती है, बैल वगैरह सामने में ऐसे करके रहेगा, और उसके पीछे में एक ऐसा शेप का ऐसा करके नुकीला सा रहेगा। तो ये बैल जब आगे जाएगा तो वो मिट्टी को इस तरह से प्लगिंग करते हुए जाएगा, ठीक है। तो इसको प्लग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हल, हिंदी में जैसे हल बोलते हैं, तो ये आपको कहाँ मिला है? ठीक है, तो ये कहाँ मिला है? तो इसकी बात करें तो अगर, तो ये मिली है बनवाली में। बनवाली कहां पे है? तो ये आपको याद रखना है, हमारे हरियाणा स्टेट में है, ठीक है, हरियाणा स्टेट में। आप लोगों ने एक नदी का नाम सुना होगा, रिवर का नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं? सरस्वती रिवर। तो ये बनवाली जो अभी प्रेजेंट नहीं है, सरस्वती रिवर के बारे में कहा जाता है कि ये अभी मतलब कि जमीन के अंदर से फ्लो हो रही है, ऊपर से तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन कहा जाता है कि एक टाइम में ये फ्लो करता था,
ठीक है, अभी इस चीज को लेकर के, सरस्वती रिवर को लेकर के काफी सारा जो है वो सर्च वगैरह, रिसर्च वगैरह जो है, ये सब चीजें चल रही है कि है नहीं है, कहाँ है, ये क्या सरस्वती रिवर सूख गई है, बेसिकली इन सब चीजों को लेकर सर्च चल रहा है। तो बनवाली जो जो साइट जो है, कहा जाता है कि ये सरस्वती नदी के ही वहां पे किनारे में है, यहाँ पे किनारे में था। ठीक है, बनवाली कहाँ, हरियाणा में। नेक्स्ट, भास्कर वर्मन ऑफ वर्मन डायनेस्टी रूल्ड। तो भास्कर वर्मन एक किंग है, ठीक है, तो ये बिलोंग करते थे वर्मन डायनेस्टी के, ये एक्चुअली लास्ट किंग थे, वर्मन डायनेस्टी के लास्ट किंग थे। ठीक है, तो ये जो वर्मन डायनेस्टी के रूल करते थे, तो ये वर्मन डायनेस्टी कहाँ था, तो ये था कामरूप वाले एरिया में। कामरूप कौन सा एरिया है, तो आज का जो प्रेजेंट डे जो आसाम वाला जो एरिया है, कुछ पार्ट बांग्लादेश का भी आ जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम तो बांग्लादेश था नहीं, तो जो आसाम का आसपास का जो एरिया जो है, उस एरिया को कामरूप बोल रहे हैं। तो भास्कर वर्मन जो है वो वर्मन डायनेस्टी से, वर्मन डायनेस्टी कहाँ, कामरूप में था। ये वर्मन डायनेस्टी को जो है इस्टेब्लिश कर में जिन्होंने स्थापना किया, इस्टेब्लिश किया, फाउंड किया, तो वो कौन सा है, तो पुष्य वर्मन। ठीक है, तो क्या है, पुष्य वर्मन। तो पुष्य वर्मन ने, इन्होंने ये डायनेस्टी, वर्मन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। पुष्य वर्मन जब वर्मन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर रहे थे कामरूप वाले एरिया में, तो उस समय में जो है नॉर्दर्न इंडिया में किसका रूल चल रहा था, तो समुद्रगुप्त का चल रहा था। ठीक है, तो याद रखना है कि समुद्रगुप्त के ये कंटेम्पोररी थे। कंटेम्पोररी बोलने का मतलब क्या है, उस समय समुद्रगुप्त भी थे, और उस समय आपके ये जो पुष्य वर्मन जो है, वर्मन डायनेस्टी वाले, ये भी थे। ठीक है, तो देखो, आप अगर एसएससी सीएचएसएल का पहले का क्वेश्चन उठा के आप देखो ना, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि एसएससी सीएचएसएल का पैटर्न काफी चेंज हो रहा है, और एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन के लेवल को भी जो है बढ़ाया गया है, तो आपको वर्मन डायनेस्टी से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी अगर आप देखो तो आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है, वो नए नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो देखो, जो भी क्वेश्चंस हमने अभी देखे हैं, जो भी अभी तक क्वेश्चन हमने देखा है, ये आपके एसएससी सीएचएसएल, जिसका नोटिफिकेशन 2021 में आया था, एग्जाम्स वगैरह जो है 21 एंड 22 में जो हुआ था, तो प्रीवियस ईयर जो पिछले साल वाली एसएससी सीएचएसएल है, उसमें जो भी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो हमने देख लिया है। एंशिएंट हिस्ट्री का और क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बस यही था। ठीक है, अब एक और वीडियो में अलग से लेके आऊंगा, जहां पे मैं मध्यकालीन भारत, आपकी जो मिडिवल हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीएचएसएल में पिछले साल, ठीक है, तो उसको मैं एक वीडियो में लेके आऊंगा, ताकि आपको आइडिया मिले कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो कोई भी डाउट क्वारी हो तो आप कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, थैंक यू।